बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे मोंटेस्क्यू। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र है पॉलिटिकल, और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके अमेरिका का जो हुकूमती निज़ाम है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, ठीक है, उन हर चीज़ का निज़ाम जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना है, जो लॉ एंड आर्डर उन्होंने बनाया है, वो उसमें मोंटेस्क्यू और रोज़ो इन दो बंदों का मेन हाथ है। और इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो मोंटेस्क्यू का जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी है, अगर आपने उसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, ठीक है, तो वो यूएसए में, अमेरिका में हुई है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। पैदाइश इसकी थी 1689 की, ठीक है, यानी कि इसकी पैदाइश के ठीक 100 साल बाद अमेरिका की हुकूमत भी बन गई 1789, और वो भी उसी दौर में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया। तो यानी कि हमने रोज़ो वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोंटेस्क्यू और रोज़ो, इन दोनों की थ्योरीज ने 17 और 18 सेंचुरी की जो रेवोल्यूशन थे उनके लिए एक रास्ता हमवार किया था। ठीक है, उन अवाम को बताया कि अवाम क्या है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जितने बादशाह थे ना, उनको उस टाइम पे ख़तरात महसूस हो गए थे। तो मोंटेस्क्यू में हमने बेसिकली वर्क क्या है इसका, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, पहले आपको वो लिखा देते हैं। ठीक है, तो इसने भी क्लाइमेटिक पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है, थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा है। उसके बाद डिफेक्टो लिबर्टी, एक तो आप हम अभी तक फ्रीडम और लिबर्टी पढ़ते रहे हैं। फ्रीडम और लिबर्टी में भी, इन दोनों में भी फ़र्क है, राइट में भी फ़र्क है। ठीक है, तो ये इनका कंपैरिजन भी आगे जाके हम देखेंगे, लिबर्टी किसे कहते हैं, फ्रीडम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप देंगे डिफेक्टो लिबर्टी। उसके बाद लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। डिफेक्टो लिबर्टी, लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, लॉ एंड इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिक सोवरेन स्टेट। इसकी आप हेडिंग ना दें, चलो इसी में आ जाएगा, जनरल विल या पॉपुलर सोवरेनिटी जो होता है, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक सोवरेन स्टेट। और एंड पे हम इसका एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मोंटेस्क्यू को 18वीं सदी का अरस्तु क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई मोंटेस्क्यू इज अ अरिस्टोटल ऑफ 17th और 18th सेंचुरी। ये अपने दौर का ये अरस्तु क्यों है, उसके हम पॉइंट लिखेंगे कि ये पॉइंट है अरस्तु के और मोंटेस्क्यू के, ये दोनों के कॉमन है, जिस वजह से उसे कहा जाता है कि ये 18वीं सदी का जो अरस्तु है ना, वो हमारा ये मोंटेस्क्यू है। अच्छा, क्लाइमेटिक इफेक्ट में क्या कहते हैं सबसे पहले, तो क्लाइमेटिक इफेक्ट में कहते हैं कि जो गर्म मौसम वाले हैं ना, जैसे उसने कहा था कि नॉर्दर्न साउदर्न और दरमियाने मौसम, इसने ऐसे नहीं कहा, इसने जो वार्म रीजन और कोल्ड रीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कहता है जो वार्म, जहाँ पे हॉट सीजन है ना, मौसम गर्म होता है, ठीक है, वहाँ के लोग ना वो ज़रा वीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, और इसीलिए उनके ऊपर ना डेस्पोटिक गवर्नमेंट आती है, कोई ऐसे लोग आके उन पर मुसल्लत होते हैं जो उन पर जुल्म करें। ठीक है, दूसरी साइड पे कहता है कि जिनकी वेदर जो है ना वो कोल्ड है, सर्द मौसम में जो रहते हैं, वो होते हैं ब्रेव। ठीक है, वो अपने आप को यानी कि ब्रेव भी तो उन्होंने साबित करना है। कहता है इस ब्रेवरी की वजह से ना वो उनको अपनी फ्रीडम इंजॉय करते हैं, अपने राइट्स को इंजॉय करते हैं, और उनके ऊपर अपनी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जो उन पर जुल्म करती है, डिस्पोटिक जो हो जाए। ठीक है, वो गवर्नमेंट उनके ऊपर इम्पोज नहीं होती, वो क्योंकि खुद बहादुर है। गवर्नमेंट, उनका कहने का मकसद है गवर्नमेंट एक किस्म की उनसे डरती है। ठीक है, इधर जो अवाम है गर्म रीजन में, वो गवर्नमेंट से डरती है। ये बात कर रहा है वो 17वीं सदी में बैठा। आप 21वीं सदी में आप देख लो, उसके एरिस्टोटल ने भी की है, बोडेन ने भी की है, और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं क्लाइमेट, जियोग्राफी और ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है,
ये सारी मिल के एक मुल्क की पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज बनाते हैं। किसी मुल्क का एक कानून दूसरे मुल्क में आके आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनका सिस्टम अपने मुल्क में आप ला के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है उधर सक्सेसफुल हो और आपके मुल्क में आके वो अनसक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। मोंटेस्क्यू को किस किस ने जो इम्प्रेस किया था? डेफिनेटली जॉन लूक, होब्स, ठीक है, बोडिन ने भी की है, इसी वजह से सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं वो। होब्स ने की है इसीलिए सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि उसे जॉन लूक ने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन किधर है? यूएस रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जितने भी बने हैं अमेरिका में देख लें या यूरोप में जितने कंट्रीज थे उनके एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशियल जो है, ये जो 3 ब्रांचेस बनी थी गवर्नमेंट की। वो कहता है कि डिफेक्टो लिबर्टी तो एक होती है स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर में हर किस्म की आपको लिबर्टी होती है, आप जो मर्जी करते हो, फ्रीडम होती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है उन काम करते हो, जो चीज़ आपको दुख दे रही होती है आप उन चीज़ों से साइड पे रहते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है जब सोवरन हेड आ जाता है ना आपके ऊपर, उसके बाद जब लॉज आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो आपको सिर्फ वही राइट्स मिलते हैं, उतनी ही लिबर्टी मिलती है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, ठीक है। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि जिसने जो अपने माइंड में सोच लिया उसको उतनी लिबर्टी होगी। तो इसको कहते हैं डिफेक्टो लिबर्टी, यानी कि मुकम्मल लिबर्टी नहीं है, आपको सिर्फ उतनी लिबर्टी है जितना आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपना देखें तो हमारे 7 से लेकर तकरीबन 29 आर्टिकल जो पहले हैं वो हमारे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी जिनमें आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन आ जाती है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मेकिंग आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी फ्रीडम है कि आपको प्राइवेसी आपकी कोई यानी कि ब्रीच नहीं कर सकता, ये हमको राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये सिर्फ लिमिटेड राइट्स हैं हमारे, अगर लिमिटेड राइट्स होंगे तो उनको हम कहते हैं डिफेक्टो लिबर्टी, ठीक है। कैसे सर लिमिटेड राइट्स है? ये राइट्स कैसे लिमिटेड है सर? क्योंकि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है हमें ना जो राइट्स दे रहे हैं सिर्फ वो राइट्स हमारे पास हैं, इससे ज़्यादा बहुत ओपनली या खुल के जो हमारा दिल करे वो नहीं है, ठीक है। इसराइल का झंडा नहीं हम लगा सकते ओपनली, डेफिनेटली हमारी मॉरली भी एथिकली भी हमारे लिए गलत है, हमारी गवर्नमेंट मना करती है क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इस पासपोर्ट पे इसराइल नहीं जा सकते, ठीक है। इतनी लिबर्टी ये हमें लिबर्टी नहीं है, डिफेक्टो लिबर्टी है। जब रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, आप किसी के मज़हब को नहीं छेड़ सकते, तो बंदा तो कहता है मैं आज़ाद हूँ, जिसको मर्जी जो मर्जी कहता फिर हूँ, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो जो आपकी लिबर्टी थी वो अब डिफेक्टो लिबर्टी है। लॉज और इंडिविजुअल्स की वो बात करता है, ठीक है, कहता जो इंडिविजुअल्स है ना वो लॉ ऑफ नेचर के में उनके 4 लॉ ऑफ नेचर होते हैं इंडिविजुअल के। पहला लॉ ऑफ नेचर है कि आपने कोशिश करनी है पीस अटेन करने की, ठीक है, पहला लॉ ऑफ नेचर आ गया पीस। दूसरा लॉ ऑफ नेचर वो कहता है सीक द न्यूरिशमेंट, खुशी जो आपने काम कर लिया है उससे सेटिस्फेक्शन हासिल करना, ठीक है। तीसरा वो कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है ना वो टिमड और फियरफुल है, ठीक है। तो सोशल एनिमल, जब आप सोशल होते हो, आप क्यों सोशल होते हो? क्योंकि इंसानी जो फितरत है वो फियरफुल है, ठीक है। अब जब एक दूसरे से मिलता है इंसान, उसके राइट्स की जो है ख्याल करता है, वो उसके राइट्स का ख्याल रखता है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हैं, ठीक है। और चौथी जो है लॉ वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो हर बंदे की डिफरेंट होती है, कोई उसे कम यूज़ करता है, कोई अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा यूज़ करता है। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो कहता है मोनार्की होती है, वो अरिस्टोक्रेसी यूज़ नहीं वर्ड कर रहा, वो कर रहा है लिमिटेड डेमोक्रेसी। लिमिटेड डेमोक्रेसी में जाहिर बात है हमारी अरिस्टोक्रेसी आ जाती है या उसकी बैड फॉर्म आ जाती है ओलिगार्की। और तीसरी गवर्नमेंट वो कहता है डेस्पोटिक होती है,
चौथी आगे गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी या फिर पॉपुलर गवर्नमेंट, जो कंसेप्ट अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख के अपने मुल्क का निज़ाम चलाया है। ठीक है, यस इसने एक वर्ड यूज़ किया है डेस्पोटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, और नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। नेचर क्या है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, वो उसकी नेचर हो जाएगी। प्रिंसिपल क्या है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को बनाना है, ठीक है, बाय विच इट इज़ मेड टू एक्ट। गवर्नमेंट जब हमने बना ली है, गवर्नमेंट बनाई क्यों है, गवर्नमेंट का मकसद क्या है, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। नेचर कि गवर्नमेंट बनानी कैसे है, और प्रिंसिपल हो जाएगा गवर्नमेंट हमने बनाई क्यों है, आगे उसका मकसद क्या है। तो ये कहता है कि 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जी, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। तो ये लोगों ने खुद चूज करना होता है, सोवरेनिटी के थ्रू या अपने पॉपुलर वोट के थ्रू, ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट के थ्रू या अपनी ओपिनियन के थ्रू, या मोनार्की को ले लें या अरिस्टोक्रेसी को या डेमोक्रेसी को। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यही 3 होंगे, ये भी पिछले फिलासफर्स ने भी यही सारों ने कहा है। ठीक है, और ये लोगों ने अपना फैसला करना है कि आपके ऊपर डेमोक्रेसी चलेगी, अरिस्टोक्रेसी चलेगी या मोनार्की चलेगी। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो गई, उसके प्रिंसिपल भी हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहता है लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। लिबर्टी क्या कह रही है, लिबर्टी कहता है कि आपको वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी जाएगी। अब ये हम 18वीं सदी में आ चुके हैं, स्टेट ऑफ नेचर से काफ़ी आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब वो ओपनली राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस की, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, एग्जेक्टिव भी होनी चाहिए, जुडिशरी भी होनी चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर में बेसिकली कॉन्सेप्ट वो इसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि जो आपका एग्जेक्टिव है वो क्या करेगा, वो आपके जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, ठीक है, उनको देखेगा, जो आपके मुल्क में टैक्स का निज़ाम होगा उसको देखेगा। ठीक है, जो आपके मुल्क में मिलिट्री और डिप्लोमेसी करनी है ये एग्जेक्टिव ब्रांच करेगी। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या करेगी, वो लॉज को बनाएगी। ठीक है, तो जुडिशल ब्रांच का क्या करेगी, जुडिशल ब्रांच क्रिमिनल लॉज को और सिविल लॉज को, ठीक है, मुकदमात को उनके मुताबिक देखेगी। ये तीनों ब्रांचेस गवर्नमेंट की डिफरेंट होंगी और पावर इनके दरमियान शेयर कर दी जाएगी, तीनों में पावर शेयर कर देगी। इसका एक कोट आपने लाजमी लिखना है, पावर मस्ट बी चेक्ड बाय पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि पावर को पावर से ही रोका जा सकता है। अगर एक पावर कोई अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा कोई काम कर रही है, अपनी अथॉरिटी से, अपने दायरा इख्तियार से ज़्यादा जा रहा है, तो उसको पावर ही रोक सकती है। जिस बंदे में पावर नहीं है वो उसको नहीं रोक सकेगा। पावर मस्ट बी चेक बाय पावर। जो वो 3 स्टेट तो उसने बताई हैं, लेकिन कौन सी बेस्ट है ये क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि जो आपके मुल्क के लॉ है ना और कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करेंगे कि आपके मुल्क में किस तरह की गवर्नमेंट चलेगी। अगर आपका लॉ स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, सारा कोई डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को सारे फॉलो करेंगे तो डेमोक्रेसी चलेगी। अगर नहीं है तो फिर कोई ना डेस्पोटिक आ जाएगा या कोई टायरेंट बंदा आके बैठ जाएगा। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है, ठीक है, वही डिफाइन करेगा कि आपका मुल्क किस हिम्मत में जाएगा, तो आपके मुल्क में कौन सी किस टाइप की गवर्नमेंट आएगी। तो जुडिशल पावर जो इसने कहा था बहुत कंफ्यूजिंग है इसकी। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं करता। कई जगह पे वो कहते हैं कि जुडिशल पावर को एग्जेक्टिव के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और कई जगह पे कहते हैं जुडिशल पावर को लेजिस्लेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर तो कह रहे हैं। इसी वजह से इसके क्रिटिसिज्म में आ जाता है कि ये इनकंसिस्टेंट था अपनी थॉट में। कहीं पे कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन को जुडिशल के साथ काम करे, कोई कहीं पे कह रहे हैं एग्जेक्टिव को जुडिशियल सिस्टम के साथ काम करेगा। ठीक है, इसके बाद उसने कॉन्सेप्ट दिया था एक फेडरलिज्म का
और कॉन्फेडरेशन का। फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन किसे कहते हैं, फेडरेशन किसे कहते हैं? कॉन्फेडरेशन छोटे छोटे यूनिट बने हों, जैसे हमारे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है। पांचों यूनिटों की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो अपना जो डिसीजन लेंगे वो अपने सूबे तक वो कर दें। लेकिन ओवरऑल एक गवर्नमेंट बिठाई हो इस्लामाबाद में, वो उसके अंडर काम करें, मिलके अपना डिफेंस बजट वगैरह डिसाइड कर लें, लेकिन बाकी जो सूबाई फैसले होंगे वो अपने कर लें, उसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। जैसा कि रशिया की थी, USSR, ठीक है। फेडरेशन क्या होती है कि छोटे छोटे जो यूनिट हैं वो सारे मिल जाते हैं, उनके इंटरेस्ट सबके सेम होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को या अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका सलूशन भी उनके पास होता है, तो वो एक फेडरेशन बना लेते हैं। हमारी जो है फेडरेशन है एक पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल यूनिट है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं इस्लामाबाद, जो कि हमारा दारुल हुकूमत है, ठीक है। और उससे आगे हमारे बाकी जो यूनिट चलते हैं, तो ये हमारी फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन क्या होगी? पंजाब वाले इस्लामाबाद की बात ना माने, इस्लामाबाद कुछ ना कर सके, ठीक है। सिंध वाले इस्लामाबाद की बात ना माने और सिंध वाले इस्लामाबाद वाले कुछ ना कर सके, ये सिंध का अपना मामला है। लेकिन जब जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वो जो इस्लामाबाद डिसीजन लेगा जंग का, ठीक है, तो वो सबको लेना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन, तो इसी कॉन्सेप्ट पे फिर अमेरिकन ने कहा था कि हम अपनी फेडरेशन बनाएंगे, कॉन्फेडरेशन की बजाय फेडरेशन बनाएंगे, कि हम अपने जो हमारे कमज़ोरियाँ हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई हैं, और हम सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ पे वो कहता है फेडरेशन होती है। तो क्रिटिसिज्म इस पे ये करते हैं कि इस पे जो इन्फ्लुएंस है ना ज़्यादा, वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश में तो सारी बात है 1215 में मैग्ना कार्टा आ गया था। और कहता है कि जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है ना, ये इसकी बिल्कुल प्रीजुडाइज है, इसमें खुद ये क्लियर नहीं है, अपनी सोच में ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी इसने बिल्कुल कंप्लीट नहीं दी, ठीक है। चंद एक पॉइंट ये है कि थ्योरेटिकली एम्बिग्विटी है, कि इसने जो थ्योरी दी है ना अपने सेपरेशन ऑफ पावर में, वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन अच्छा चलो इसका ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अरिस्टोटल को मोंटेस्क्यू को 18वीं सदी का अरिस्टोटल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसने भी ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया, अरिस्टोटल ने भी ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया। दोनों का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स गवर्नमेंट के जो होंगे या स्टेट के ऑर्गन्स होंगे जो आगे सिस्टम को मजीद चलाएंगे, ठीक है। तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा था, वो भी कह रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर, एरिस्टोक्रेसी या मिक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको उसने कहा था, ठीक है, कि डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी को मिलकर एक सिस्टम चलाया जा सकता है। और सेपरेशन ऑफ पावर आ गई, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच इसने अपनाई, ठीक है। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन आपने किस तरह बनाना है, उसने कहा है कि जो आपके मुल्क के लॉज होंगे आपके नेशन को वही डिफाइन करेंगे आपके मुल्क में किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो यही बात अरिस्टोटल ने भी की थी, लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच थी, ठीक है। ये तीन पॉइंट इन तीन दोनों के सेम हो गए हैं जिस पे इन दोनों ने काम किया। उसके बाद डिसरिगार्ड फॉर आइडियलिज्म, वो अरस्तु ने कहा था कि आइडियल स्टेट तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो रियलिस्ट था, तो इसने भी रियलिज्म में बात की है, कोई ऐसी आइडियल चीज़ की तरफ नहीं लेके गया। स्टेट कैसी होगी, गवर्नमेंट के फॉर्म्स बताई हैं, इंस्टीट्यूशन में आगे सेपरेशन ऑफ पावर सारी हर चीज़ बताई है, किसी चीज़ को आइडियलाइज नहीं किया। इसी तरह एरिस्टोटल भी जो है चीज़ों को आइडियलाइज नहीं करता था। पॉलिटिकल नेचुरलिज्म, ठीक है, कि आप स्टेट ऑफ नेचर से इंडिविजुअल पहले होता है, ठीक है, उसके बाद वो आस्ता आस्ता सोसाइटी का हिस्सा बनता है, सोसाइटी का हिस्सा बनता है तो एक स्टेट बनती है, ठीक है, स्टेट से आगे फिर आगे नेशन स्टेट बनती है। इसने तो आगे सारा मुकम्मल मैकियावेली की तरह नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, लेकिन वो बात कर रहा था कि आप पहले सोसाइटी का हिस्सा बनते हो,
इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल से सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि उसने कहा मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जैसे एरिस्टोटल ने की है वैसे ही इसने भी की है। ठीक है, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की, यही 3 पॉइंट जो है मोंटेस्क्यू ने दिए हैं कि आपके जो लॉज हैं इन 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है इनमें से एक सिलेक्ट होगी जो भी हो। तो ये 5 जो पॉइंट है एरिस्टोटल के और मोंटेस्क्यू के सेम है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है 18वीं सदी का अरस्तु। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में वो आप बता सकते हैं। इसकी सबसे मेन जो पॉइंट वो मिस कर गए, सॉरी, वो था कि मोंटेस्क्यू ने जो बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक तो पर्शियन लेटर भी है, वो खुद इतना क्लियर नहीं है उसमें जो बात कर रहा है। वो पर्शियन लेटर में बेसिकली 2 पर्शियन हैं, वो यूरोप का सफ़र करते हैं, फारसी जो है वो आपस में जो बातें कर रहे हैं ना यूरोप के कानून के, इनकी गवर्नमेंट्स के बारे में, इनका जो सिस्टम चल रहा है उनके बारे में, वो उसको नाम दिया है पर्शियन लेटर का। बेसिक जो जहाँ पे इसके सारे कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी बात करता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो है सेपरेशन और सॉरी स्पिरिट ऑफ लॉ, जैसा कि सैयद मीर अली की बुक है स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक है, इसी तरह स्पिरिट ऑफ लॉ की स्पिरिट क्या है, इसलिए वो कहता है कि सोवरेनिटी एक एंड नहीं है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द स्टेट।